नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीएससी का जो आरओ का एग्जाम होने वाला है प्री का 27 जुलाई 2025 को, और यूपी पीसीएस 2025 का जो प्री वाला होने वाला है 12 अक्टूबर 2025 को। इन दोनों एग्जाम के लिए कई सारे फ्री इनिशिएटिव मैंने अनाउंस किए थे और सारा कमिटमेंट पूरा किया जाएगा। एक बार कमिटमेंट कर दिया तो पूरा करके रहता है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। पिक्स का रिवीजन हमने चालू कर दिया है टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, बिल्कुल फ्री में 3 बार पिक दी जाएंगी, उनको आप देखते रहिए। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह, पीडीएफ वगैरह बहुत सारी चीजें उसमें मिलती हैं। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टेलीग्राम ज्वाइन करके रखें और आगे भी ज्वाइन रहें जब तक सिलेक्शन वगैरह नहीं हो रहा है। फ्री क्विज की प्रैक्टिस करने के लिए एससीएस डेली क्विज में डेली 25 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। पिछले 6.5 साल से कई सारे एसडीएम, डीएसपी, आरओ, बीओ, कई पीसीएस के लोग उससे टॉपर्स तक उससे निकल चुके हैं, रैंक 1-2 तक। ठीक है, इसके अलावा ओनली करंट अफेयर हमारा चैनल है, ओनली करंट अफेयर। उसमें डेली करंट अफेयर की हम पिक दे देते हैं कि इतना करंट अफेयर जरूरी है, और प्लस उसके क्वेश्चन भी करवा देते हैं। तो ये तीनों फ्री टेलीग्राम चैनल आप एक बार ज्वाइन कर लीजिए और उसमें बने रहिए। तीनों की लिंक दी हुई है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक से ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा हमने जो बोला था आपसे कि भाई वीडियो क्लासेस भी हम आपको बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव के तहत देंगे। तो अभी हम शुरू में 75 दिन का बाकायदा स्टडी प्लान भी देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर भी करेंगे, प्लस उसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछेंगे, नए पैटर्न और ट्रेंड वाले, बिल्कुल, है ना। तो शुरू में ये 75 डेज की क्लास चलेगी। आरओ के 200 नंबर में से 140 यानी कि कट ऑफ वाला निकालने वाला के हिसाब से सब कुछ हम आपके लिए कराएंगे। 75 डेज की बिल्कुल फ्री क्लास होगी, सारे वीडियो फ्री रहेंगे, लेकिन सारे वीडियो की पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप के मेंबर्स को मिल सकती है। और ये 75 डेज के बाद हम फिर यूपी पीसीएस 2025 प्री के लिए डेडिकेट कर देंगे। मतलब अभी से लेकर लगातार 10-11 अक्टूबर तक सारे फ्री इनिशिएटिव आपको मिलते रहेंगे। पिक्स रिवीजन भी जो है एससीएस की डेली क्विज में जो है फ्री जीएस क्वेश्चन का रिवीजन भी, ओनली करंट अफेयर वाला भी, और यहां पे वीडियो क्लासेस भी बिल्कुल फ्री में। एक भैया अपील है आपसे कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करते रहना यार, लाइक करा करो यार, थोड़ा मोटिवेशन बना रहता है। एक कमेंट वगैरह कर दिया करो। दूसरी बात यह है कि भाई वीडियो में 5-6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे डेली आपसे, उनको आप ईमानदारी से अटेम्प्ट करके अपना ईमानदारी से स्कोर बताइएगा कि कितने आपके सही हो रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन नए पैटर्न वाले होंगे। देखिए 3 टेलीग्राम चैनल है हमारे, इनको ज्वाइन करके बने रहिए यहीं पे। ये वाला मेन चैनल है, यहाँ पिक्स का रिवीजन कराया जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पीडीएफ वगैरह सब मिल जाता है इसमें। बहुत सारे फ्री इनिशिएटिव चलते रहते हैं भाई। ये एससीएस डेली क्विज है, डेली इसमें क्विज फ्री में करा रहे हैं लगातार। ठीक है, ज्वाइन करके बने रहो इसमें, बिल्कुल फ्री है, 1 रुपया नहीं देना है इसमें। ये करंट अफेयर वाला चैनल है, डेली करंट अफेयर पढ़ो भी और उसकी प्रैक्टिस भी बिल्कुल फ्री में करो। तो फ्री इनिशिएटिव फॉलो करने वाले स्टूडेंट इस तरह से जो है आप तैयारी करते रहे। बाकी जिनके पास थोड़ी सी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी है और लास्ट में सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन का उनका टारगेट है, कट ऑफ निकालने का टारगेट है अगर आपका, तो चाहे आपका आरओ वाला एग्जाम हो, चाहे पीसीएस वाला एग्जाम हो प्री का, दोनों के लिए आपको 3 चीजें करनी है। एससीएस का पेड ग्रुप आप ज्वाइन करिए, एससीएस का सिलेक्शन मटेरियल से और प्लस जो रिकॉर्डेड वीडियो पेड ग्रुप में दिए गए हैं सिर्फ उनसे पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप प्रैक्टिस कर लें एससीएस पेड क्विज और एससीएस टेस्ट सीरीज से। अगर आपने ये कर लिया, दोनों का प्री का कट ऑफ हर हाल में निकल सकता है, चाहे जैसा पेपर आयोग पूछ ले। इजी, मॉडरेट, टफ, एंड कॉन्सेप्चुअल, लेंदी। एससीएस का आरओ का री एग्जाम का प्री का भी पेड ग्रुप चल रहा है, मेंस का भी ग्रुप चल रहा है। यूपी पीसीएस 2025 की शुरुआत से सिलेक्शन तक की भी तैयारी का कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है, प्री का भी और मेंस का भी। फॉर सिविल सर्विसेज टीम के द्वारा आरओ री एग्जाम प्रीलिम्स के लिए लगातार रिवीजन कराया जा रहा है। जीएस के सब्जेक्ट्स का रिवीजन हम लोग करा रहे हैं, हिंदी भी रहती है बीच बीच में। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर करा रहे हैं क्योंकि जीएस का सिलेबस इतना बड़ा है, आप लोग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज को तैयार कर लेते हैं इस रिवीजन सीरीज के माध्यम से। जो लोग पेड ग्रुप के सदस्य, मैं आपको बता दूं, आप अपने नोट्स का जरूर रिवीजन करते रहिए। कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्या सर इसके भी नोट्स बनाना जरूरी है इस रिवीजन सीरीज के? ऐसा नहीं है, जो भी चीज़ें हम यहाँ पर बता रहे हैं पेड नोट्स में सारे यहाँ पर फैक्ट्स वगैरह कवर्ड हैं। जितना भी हमने बताया सारे फैक्ट्स, कंटेंट वगैरह, जितनी भी पिक्स वगैरह दिखाई, सब आपके पेड ग्रुप के कंटेंट में ऑलरेडी कवर्ड है। जो लोग यहाँ पर यूट्यूब में देख रहे हैं, आप इसके नोट्स बना सकते हैं चाहे तो, ठीक है, या फिर कम से कम जो टॉपिक यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा एग्जाम से पहले, क्योंकि जीएस के सबसे ज़रूरी वाले टॉपिक यहाँ पर हम रिवाइज करा रहे हैं। क्लास नंबर 17 रहेगी ये। पिछली क्लासेस अगर आपने मिस कर दी हैं तो उसको देखिएगा और यहाँ पर प्रेजेंट जरूर मार्क करिएगा। मैं जितना ज़्यादा आप लोगों को परसुएड कर रहा हूँ उतना ही कम लोग यहाँ पर प्रेजेंट लिख रहे हैं। अगर 1000 व्यूज़ भी है तो कोशिश करिए तो 300 कमेंट उसमें रहें, ताकि ये सीरीज़ हम लगातार आगे बढ़ाते रहें। ये इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में, क्लास नंबर 17 में। आज का हमारा टॉपिक जो है पॉलिटी में, यह है 7वीं अनुसूची, 7th शेड्यूल, जिसमें 3 लिस्ट हैं और आर्टिकल 246। आर्टिकल 246 किसके बारे में बात करता है? यहाँ पर उन सब्जेक्ट मैटर्स के बारे में बात करता है, सब्जेक्ट मैटर्स जिन पर केंद्र और राज्य नियम या कानून बना सकते हैं, बेसिकली अधिनियम बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं। राज्य और केंद्र जिन जिन विषयों पर कानून बना सकते हैं उनके बारे में बात करता है आर्टिकल 246। वो सिंपली कहता है कि 3 लिस्टें रहेंगी
सेवन शेड्यूल में जो गिवन है लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 है आपकी यूनियन लिस्ट, फिर जो है स्टेट लिस्ट है, फिर यहाँ पे कंकरेंट लिस्ट है। अब तीनों लिस्टों में आपने आसानी तौर पर समझ लिया होगा कि यूनियन लिस्ट में वो सारे विषय होंगे जिस पर यूनियन यानी केंद्र कानून बना सकता है। लिस्ट नंबर 2 स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची वह होगी जिस पर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में राज्य कानून बना सकता है। और ये समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट होगी जिसमें राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं। लेकिन इतना ही नहीं है, कई बार जो ये लिस्ट हैं इन पर विवाद होते रहे हैं पास्ट में, अभी भी होते रहते हैं। केंद्र और राज्य संबंध जो है ये धीरे धीरे इवॉल्व हुए हैं इन लिस्ट पर दिए गए कानूनों के आधार पर। ठीक है, जैसे आप जानते हैं कि हमारा जो कह सकते हैं संविधान है, कई बार हमारे स्कॉलर्स ने बार्गेनिंग फेडरलिज्म उसको कहा है। किसने कहा है आप कमेंट करके बता सकते हैं। बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहा है, सौदेबाजी वाला संघवाद है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि जो स्टेट्स हैं उनको अपना अधिकार लेने के लिए, अपना फेडरल अधिकार लेने के लिए कई बार सौदेबाजी करनी पड़ती है। या फिर कह सकते हैं कि कई सारे स्कॉलर्स ने कहा है कि हमारी जो संघीय व्यवस्था है उसमें झुकाव ज़्यादातर केंद्र की तरफ है। ठीक है, केंद्र को यहाँ पर ज़्यादा मजबूत रखा गया है, केंद्र को ज़्यादा यहाँ पे पावर्स दी गई हैं, ज़्यादा फंक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं राज्यों की तुलना में। ऐसे कई सारे स्कॉलर्स ने स्टडी किया है, अध्ययन किया है और उन्होंने ऐसा कहा है। ऐसा क्यों कहा है? आप देखेंगे कि जो हमारे संविधान में प्रावधान है वो कुछ हद तक यही इशारा करते हैं कि संघ सूची में और राज्य सूची में तक जो है ज़्यादातर प्रधानता यहाँ पर मिली है केंद्र को। संविधान में स्पष्ट रूप से गिवन है कि संघ सूची को राज्य सूची और समवर्ती सूची पर तथा समवर्ती सूची को राज्य सूची पर प्रधानता मिलेगी। यानी प्रिडोमिनेंस यहाँ पर यूनियन लिस्ट की रहेगी स्टेट लिस्ट के ऊपर, और कंकरेंट लिस्ट में जो कानून बनाने की ज़्यादातर शक्ति केंद्र के पास रहेगी, राज्यों के पास नहीं। ठीक है, जैसे नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में ये कहा गया है कि स्टेट अपनी लिस्ट के कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर केंद्र चाहे तो स्टेट को कई बार रोक देता है अपनी विशिष्ट शक्तियों को प्रयोग करते हुए उन विषयों पर कानून बनाने से। कई बार राज्य सरकारों की टसल रही है, खासकर जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, पहले भी ये टसल रही है और अभी भी बनी रहती है। कई बार कौन सी राज्य की मतलब कह सकते हैं विषयों पर कौन सा स्टेट क्या कानून बना सकता है, इस पर केंद्र की दखलंदाजी रही है पहले। कई बार दखलंदाजी नहीं भी कर पाता है केंद्र, तो क्या करता है कि अपने जो गवर्नर भेजता है स्टेट में उनसे वो सब चीज़ें डिले कराता है। ये सब चीज़ें आप जानते हैं। अभी अप्रैल मंथ में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी आया था जिसमें तमिलनाडु के गवर्नर के खिलाफ तमिलनाडु की सरकार ने केस कर दिया था, क्योंकि वो उनके बिल्स को डिले करने की कोशिश कर रहे थे एक तरीके से। ठीक है, तमिलनाडु की सरकार और तमिलनाडु के गवर्नर के बीच यहाँ पर केस हुआ था और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली अपना वर्डिक्ट सुनाया था और उसमें कहा था कि तमिलनाडु के गवर्नर अनिश्चित काल तक बिल डिले नहीं कर सकते, या फिर दोबारा अगर विधिक प्रक्रिया से संवैधानिक प्रक्रिया से बिल पेश किया जाता है, गवर्नर द्वारा लौटा जाने के बाद दोबारा जो है राज्य अपने विधानमंडल से बिल पारित करता है, तो गवर्नर जो है बिल पर हस्ताक्षर करने के लिए या फिर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होंगे। ये सब कहा गया है। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। खैर, हमारे एग्जाम में क्या आता है? हमारे एग्जाम में ये आता है कि कौन कौन से विषय इंपॉर्टेंट है। यूनियन लिस्ट के कुछ विषय आप लोग तैयार कर लीजिए, इसमें कई बार पूछ लेते हैं, जैसे डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, फॉरेन अफेयर्स, वॉर एंड पीस, बैंकिंग, रेलवेज, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, एयरवेज, पोर्ट्स, फॉरेन ट्रेड, करेंसी, कॉइनेज। ये सब विषय यहाँ पर हैं यूनियन के। आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि जिस पर केंद्र सरकार का ज़्यादा नियंत्रण रहता है वो सारे विषय यहाँ पर यूनियन लिस्ट के हैं। स्टेट लिस्ट के विषय कौन से? जैसे एग्रीकल्चर है, पुलिस है, प्रिजन है, लोकल गवर्नेंस है, लोकल गवर्नमेंट जैसे पंचायतों को शक्ति जो है राज्य सरकार से मिलती है, केंद्र सरकार से नहीं है, पता होना चाहिए आपको। फिर जो है पब्लिक हेल्थ, लैंड, लिकर, ट्रेड एंड कॉमर्स, लाइव स्टॉक एंड एनिमल हस्बेंड्री, स्टेट पब्लिक सर्विसेज, इन सब पर जो कानून बना सकती है राज्य की सरकारें। कंकरेंट लिस्ट के विषय हैं एजुकेशन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड, फॉरेस्ट, ट्रेड, यूनियंस, अडल्ट्रेशन, मिलावट यानी कि एडॉप्शन एंड सक्सेशन। ठीक है, इन पर राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रधानता संविधान ने दी है केंद्र को। ठीक है, आप देखेंगे जो 42वां संविधान संशोधन किया गया था उस समय सरकार ने क्या किया था, स्टेट लिस्ट से कुछ विषय उठा करके कंकरेंट लिस्ट में डाल दिए थे। तो स्पष्ट तौर पर सरकार की मंशा थी कि स्टेट लिस्ट के पास एक्सक्लूसिव पावर ना रहे इन विषयों से संबंधित कानून बनाने की बारे में। तो उन्होंने क्या किया था, स्टेट लिस्ट से कुछ ये विषय लेकर के कंकरेंट लिस्ट में डाल दिए थे, जिससे यूनियन के पास भी शक्ति आ जाए इनके संबंध में कानून बनाने को लेकर के। कौन कौन से विषय थे जो ये कह सकते हैं 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, उसके माध्यम से स्टेट लिस्ट के विषय कंकरेंट में डाले गए थे। एजुकेशन को डाला गया था, फॉरेस्ट को डाला गया था, वेट्स एंड मेजर्स को डाला गया था,
प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स को डाला गया था, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कंस्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। ठीक है, इन सब विषयों को स्टेट लिस्ट से लेकर कंकरेंट में डाला गया था 42वें संविधान संशोधन के बाद। तो स्पष्ट तौर पर 42वां संविधान संशोधन इस मंशा से लाया गया था कि ज़्यादातर शक्तियां केंद्र सरकार के पास रहें, और ये भी स्पष्ट है कि स्टेट लॉज हैज़ बीन व्हेन स्टेट लॉ हैज़ बीन रिजर्व्ड फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड हैज़ रिसीव्ड असेंट, अगर गवर्नर कह सकते हैं राष्ट्रपति के कह सकते हैं अनुमोदन के लिए किसी बिल को रिजर्व करते हैं और उस बिल को प्रेसिडेंट अपनी अनुमति दे देते हैं, तब जाकर के स्टेट लॉ प्रिवेल करती है। 101 नंबर का जो अमेंडमेंट एक्ट आया था 2018 में, इसमें वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में कानून बनाने के विशेष अधिकार जिसमें शामिल है, जहां वस्तु सेवाएं दोनों की आपूर्ति अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के द्वारा होती है। ठीक है, तो स्पष्ट है कि कंकरेंट लिस्ट में पावर दोनों के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन विषयों से संबंधित कानून बनाए हैं और स्टेट गवर्नमेंट ने भी बना दिए हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए कानूनों को प्रधानता मिलती है संविधान के द्वारा। ठीक है, अब इसमें कुछ रेसिडिवरी पावर्स का भी प्रावधान किया गया इस संबंध में कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होंगी। कोई भी मैटर अगर किन्हीं लिस्ट में मेंशन नहीं है, इवॉल्विंग सिचुएशन है, कोई ऐसा मैटर जो गिवन ही नहीं है तीनों ही लिस्ट में, ना यूनियन लिस्ट में, ना स्टेट लिस्ट में, ना कंकरेंट लिस्ट में, उससे संबंधित कानून कौन बना सकता है? ऑब्वियसली यूनियन ही बनाएगा, केंद्र ही बनाएगा। जैसे एआई संबंधी कानून बनाने को आ गया, एआई वगैरह बहुत इवॉल्विंग ट्रेंड है, इसमें या तो सरकार ये करे, केंद्र सरकार ये करे कि एआई जैसा कोई मैटर जो है ये कंकरेंट लिस्ट में सृजित करे, या फिर जो है कह सकते हैं यूनियन लिस्ट में इसको डाले, या फिर अगर नहीं भी गिवन है तो इमीडिएटली ज़रूरत है तो साइबर लॉ या एआई संबंधी या स्पेस टेक्नोलॉजी संबंधी कानून केंद्र सरकार बना सकती है अपनी अवशिष्ट शक्तियों को प्रयोग करते हुए। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को संविधान द्वारा प्रदत्त हैं, ध्यान रखिएगा। अब कुछ कमिटीज़ रही हैं जिन्होंने सेंटर स्टेट रिलेशंस पर अपने रिकमेंडेशंस दिए हैं। जैसे तमिलनाडु की सरकार ने रिसोर्सेस और पावर्स यानी संसाधन और शक्तियों के बंटवारे संबंधी जांच करने के लिए और इस पर अनुशंसा देने के लिए मतलब एक स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी कमेटी पर्सनली नियुक्त की थी। राजमन्नार कमेटी, पीवी राजमन्नार इसके अध्यक्ष थे। 1969 में इन्होंने कमेटी बनाई थी तमिलनाडु की तत्कालीन सरकार ने, और 1971 में राजमन्नार समिति ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। इसके ज़्यादातर प्रावधान केंद्र सरकार ने नहीं माने थे। तो इसमें कुल मिलाकर के इन्होंने ये कहा था कि कुछ जो चीज़ें हैं यानी अवशिष्ट शक्तियाँ धीरे धीरे राज्यों को डिवॉल्व की जानी चाहिए। इन्होंने मतलब कुल मिलाकर के तमिलनाडु के पक्ष में रिपोर्ट बनाई थी कि ज़्यादातर शक्तियाँ अभी भी केंद्र सरकार के पास है, धीरे धीरे उन शक्तियों को राज्यों को भी डिवॉल्व किया जाना चाहिए। फिर सरकारीय कमीशन आती है, केंद्र सरकार ने नियुक्त किया था। सरकारीय कमीशन ने बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी थी गवर्नर के अपॉइंटमेंट के संबंध में, अन्य संबंध में। फिर ये कहा था कि जो मतलब कह सकते हैं कंकरेंट लिस्ट है उसको वैसे ही बनाए रहने देना चाहिए, और कंकरेंट लिस्ट का कोई भी विषय अभी फिलहाल 1983 में रिपोर्ट जब इन्होंने सबमिट की तो कहा था कि अभी फिलहाल कंकरेंट लिस्ट का कोई भी विषय राज्य सूची में डालने जाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि जब भी केंद्र सरकार कह सकते हैं कंकरेंट लिस्ट से संबंधित किसी मैटर पर कानून बनाए तो उनको राज्यों से परामर्श लेना चाहिए। ये रिकमेंडेशन था सरकारी कमीशन का कि समन्वय बना रहे, यहाँ पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना बरकरार रहे। 2007 में पुंछी आयोग के रिकमेंडेशंस भी ऐसे ही थे, केंद्र सरकार ने नियुक्त किया था। मदन मोहन पुंछी जो है इसके अध्यक्ष थे, उन्होंने रिकमेंड किए थे कई सारे चीज़ें, लेकिन उनमें से ये लिस्ट के संबंध में रिकमेंडेशन ये था कि केंद्र सरकार को समवर्ती सूची संबंधित किसी विषय पर कानून बनाने से पहले इंटर स्टेट काउंसिल के माध्यम से उस राज्य से परामर्श कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे रिकमेंडेशंस आए थे कि किस तरीके से इन लिस्ट के होने के बावजूद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना बरकरार रहे और ये ना लगे कि सारी शक्तियाँ केंद्र को मिली हैं कानून बनाने के संबंध में। ठीक, तो ये 7वीं अनुसूची से संबंधित सारी चीज़ें हमने बता दी। जैसे इसमें स्टेटमेंट क्या बन सकता है भाई, इसमें बन सकता है कि किसी भी सूची के किसी विषय को अगर एक से दूसरे में डालना है या हटाना है या जो करना है तो उसके लिए क्या संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी। तो हाँ, संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी एक विषय को लेकर के दूसरे सूची में डालने के लिए। एक सूची का विषय दूसरी सूची में डालने के लिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत होती है, जैसा कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में किया गया था। राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आर में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो ट्रेडिशनल क्वेश्चन होता है, लिस्ट दी होती है, लिस्ट 1 इसमें राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का नाम रहेगा, और लिस्ट 2 रहेगा उसमें नेशनल पार्क दिया रहेगा, स्टेट नेशनल पार्क को मिलाने को आ जाएगा, या फिर कौन से स्टेट में कौन सा नेशनल पार्क है या फिर नहीं है, सही या गलत सुमेलित करने को आ जाएगा। इसके अलावा एक ये इसमें फैक्ट पूछा गया था आर के मेंस पेपर में कि हमको बताना है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। राष्ट्रीय उद्यानों की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में स्थित है,
ये सही है, अभी भी सही है। 11 राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट, वन्यजीव अभयारण्यों यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की सबसे अधिक संख्या जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखने को मिलती है। ये करेक्ट है। वैसे अगर यहाँ पे महाराष्ट्र लिया होता तो वो सही हो जाता, क्योंकि राज्यों में महाराष्ट्र है। अगर हम यूटीज की बात करें, केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, तो उसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सर्वाधिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। तो हमारा आंसर इसमें सी हो गया था। ठीक, अब जो है राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में अगर हम फैक्ट्स देखें तो ऐसे क्षेत्र जिन्हें राज्य और केंद्र द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए निर्धारित किया जाता है वो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं। ठीक, वन्यजीव अभयारण्य की तुलना में राष्ट्रीय उद्यान में बहुत अधिक प्रतिबंध होते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में कुछ ढिलाई दे दी जाती है, लेकिन काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ पर लगाए जाते हैं। नेशनल पार्क में स्पष्ट रूप से निर्धारित और परिभाषित की जाती है नेशनल पार्क की सीमा। अभी जैसे सिम्पलीपाल नेशनल पार्क अभी घोषित किया गया सरकार के द्वारा, तो बाकायदा कोऑर्डिनेट्स तक लिखे जाते हैं। इसमें कोऑर्डिनेट्स वगैरह बाकायदा लिखे जाते हैं कि इसकी सीमा कहाँ से कहाँ तक है, नेशनल पार्क की सीमा। इसके बाद है कि राष्ट्रीय उद्यान का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और जैव विविधता का संरक्षण करना होता है। क्यों घोषित किया जाता है किसी क्षेत्र को नेशनल पार्क? वहाँ की प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करने के लिए और जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए। प्रोटेक्शन एरिया, प्रोटेक्टेड एरिया हैज़ बीन डिफाइंड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अगर आपसे कहें कि किस विधि के तहत डिक्लेयर किया जाता है नेशनल पार्क, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस धारा के तहत या किस सेक्शन के तहत डिक्लेयर किया जाता है नेशनल पार्क? अगर ये आपसे एग्जाम में पूछ ले आरओ में, तो ध्यान रखिएगा धारा 35 है। धारा 35 के तहत नेशनल पार्क डिक्लेयर किए जाते हैं। किसके द्वारा डिक्लेयर किए जा सकते हैं नेशनल पार्क? राष्ट्रीय उद्यानों की घोषणा केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों द्वारा की जा सकती है। ये बहुत ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही नेशनल पार्क को डिक्लेयर कर सकते हैं। और राज्य विधानमंडल द्वारा पारित प्रस्तावों के अलावा किसी राष्ट्रीय उद्यान की सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो अगर किसी नेशनल पार्क की बाउंड्रीज में कोई अमेंडमेंट करना है तो राज्य विधानमंडल द्वारा प्रस्ताव पारित करने की जरूरत होगी। अगर कहेंगे क्या इसमें कोई कह सकते हैं कानून लाने की जरूरत होगी? नहीं, केवल एक प्रस्ताव रेजोल्यूशन से काम बन जाएगा, कानून लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये हो गया। और क्या फैक्ट हो सकता है कि यहाँ पर क्या ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउ है? नहीं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है प्रोहिबिटेड है नेशनल पार्क में। नेशनल पार्क को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। मतलब कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो नेशनल पार्क घोषित की जा सकती है, लेकिन किसी नेशनल पार्क को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित नहीं किया जा सकता है। एंटिसिपेट कर रहा हूँ मैं कि राष्ट्रीय उद्यान की साइज या क्षेत्रफल के संबंध में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आपसे कोई 4 राष्ट्रीय उद्यान दे देंगे, उसको क्षेत्रफल के हिसाब से घटते या बढ़ते क्रम में पूछा जा सकता है। तो हेमिस नेशनल पार्क का एरिया सबसे बड़ा है, ये ध्यान रखना है। और डेजर्ट नेशनल पार्क का एरिया फिर उससे छोटा। सिम्पलीपाल नेशनल पार्क जो अभी घोषित हुआ है 107वां 2025 में ही, इसका फिर 3rd नंबर पर। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान फिर इसका एरिया 4th पर। फिर नामदफा नेशनल पार्क 5th पर है। तो टॉप 5 नेशनल पार्क इन टर्म्स ऑफ एरिया, क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़े 5 राष्ट्रीय उद्यान हमने आपको बता दिए। ठीक है, और कुछ अन्य फैक्ट पूछ सकते हैं कि टोटल राष्ट्रीय उद्यान अब कितने हैं। सिम्पलीपाल नेशनल पार्क ओडिशा में जो है उसको घोषित हो जाने के बाद अब 107 हो गए। लेटेस्ट संख्या जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ 107 नंबर का कौन सा है? सिम्पलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस नेशनल पार्क, सबसे छोटा एरिया वाइज है साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, इसके बारे में पूछा गया था आरओ 2016 कैंसल्ड पेपर में। यह है कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। और तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? केवबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये मणिपुर में फ्लोटिंग नेशनल पार्क। सो ये सब हमने फैक्ट यहाँ पर आपको बता दिए नेशनल पार्क के संबंध में। इससे अधिक पूछे जाने की संभावना नहीं है, लेकिन हमेशा की तरह जैसे लोग पूछते हैं कि सर सारे ही राष्ट्रीय उद्यान याद करने पड़ेंगे, मेरे हिसाब से जो मैप बनाए इसको देख के जाइएगा। आपके अभी मतलब कह सकते हैं स्टडी मटेरियल में लिस्ट गिवन होगी, क्योंकि समस्या ये है कि इसमें पूछ लेते हैं कि 4 राज्य और 4 नेशनल पार्क, या तो मैचिंग में लगाने को आ सकता है या तो इसमें सिंपली पूछ लेंगे कौन सा सही सुमेलित है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। या मैप बेस्ड कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, आपसे सिंपली पूछ लेंगे कि भाई कौन सा ऐसा राज्य है यहाँ पर कोई नेशनल पार्क है ही नहीं, तो पंजाब में कोई नेशनल पार्क ही नहीं है, ये आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, हिमाचल में एक्चुअली हैं कई सारे नेशनल पार्क, जिस राज्य में जो है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में जो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, ये ध्यान रखिएगा। एक और कन्फ्यूज़न हो सकता है इसमें, इसको क्लियर कर रखिएगा कि पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान ये आंध्र प्रदेश में पड़ते हैं। ठीक है, इसमें राजीव गांधी नेशनल पार्क जो है इसको रामेश्वरम भी कहा जाता है।
एक नेशनल पार्क कर्नाटक का है, इसको नागरहोल नेशनल पार्क या फिर राजीव गांधी नेशनल पार्क कहा जाता है। तो राजीव गांधी नाम से 2 नेशनल पार्क आप कह सकते हैं, एक आंध्र में है और एक कर्नाटक में है। ठीक है, राजीव गांधी रामेश्वरम नेशनल पार्क और जो है ये नागरहोल नेशनल पार्क, ये भी राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। सर्वाधिक संख्या में नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, सर्वाधिक संख्या में मध्य प्रदेश में है 11, ये ध्यान रखिएगा 11। विशेषण की अवस्थाएं छोटा सा टॉपिक है आपका, विशेषण विशेष में छोटा सब टॉपिक है, इसको कवर कर लेते हैं। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, 3 अवस्थाएं यहाँ पर विशेषण की होती हैं और इसमें पहचानने को आ सकता है। आपको वाक्य दे देंगे, उसमें पहचानने को आएगा। किसी शब्द को अंडरलाइन करके दे सकते हैं या फिर किसी वाक्य में पहचानने को दे सकते हैं कि कौन सा उत्तरावस्था का वाक्य है, कौन सा उत्तमावस्था का है, कौन सा मूलावस्था का है। तो मूलावस्था में ध्यान रखना है कि किसी भी चीज़ की कोई तुलना नहीं की जाती है। ठीक है, कोई तुलना नहीं की जाती, समान रूप से विशेषण को व्यक्त किया जाता है। उदाहरण है, मीना कक्षा 6 की सुंदर छात्रा है। ठीक है, तो इसमें हमने यहाँ पर मूलावस्था में विशेषण लिखा सुंदर। सेकंड सेंटेंस है, मीना रीना से अधिक सुंदर है। तो यहाँ पर विशेषण की कौन सी अवस्था है, यहाँ पर है उत्तरावस्था। यहाँ पर हमने एक की दूसरे से तुलना की है। और तीसरा हो जाएगा उत्तमावस्था। उत्तमावस्था यानी कि एक को सबसे अच्छा या सबसे खराब, सबसे ऊंचा, सबसे नाटा, मतलब एक्सट्रीम कंडीशन में बताया जाता है कि सर्वाधिक अच्छा, सर्वाधिक खराब, यानी सबसे अच्छा या सबसे खराब, सबसे गुणी, सबसे दोषी बताया जाता है। 2 या 2 से अधिक से तुलना की जाती है। ठीक, मीना कक्षा की सर्वश्रेष्ठ छात्रा है। तो सर्वश्रेष्ठ यानी कि सबसे अच्छी। तो यहाँ पर कक्षा की जितनी भी छात्राएं या छात्र हैं सबसे हमने कंपेयर कर लिया मीना को। तो यहाँ पर विशेषण की उत्तम अवस्था है। उत्तम अवस्था का मतलब नहीं है कि केवल यहाँ पर गुण की बात करेंगे, यहाँ पर दोष की बात की जाएगी और दोष सबसे अधिक बताया जाएगा किसी में, तो भी वो उत्तम अवस्था ही कहलाएगा। जैसे मीना कक्षा की निकृष्टतम छात्रा अगर हम लिख दें, तो यहाँ पर मीना का दोष हम बता रहे हैं कि मीना में सर्वाधिक दोष है, सबसे अधिक दोष है सारी छात्राओं से अगर तुलना कर लें। तो मीना कक्षा की निकृष्टतम छात्रा है तब भी उत्तम अवस्था होगा, और मीना कक्षा की सर्वश्रेष्ठ छात्रा है तब भी उत्तम अवस्था ही कहलाएगा विशेषण में। ये ध्यान रखिएगा, मतलब ध्यान रखना है आपको, इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा कि उत्तम अवस्था का मतलब है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण ही बताएंगे। अगर दोष सर्वाधिक बताया जा रहा है तो भी वो विशेषण की उत्तम अवस्था ही कहलाएगी, ये ध्यान रखना है। देखिए, अगले 5 मिनट में हम लोग ये जानने वाले हैं कि कैसे एक क्लास 11th के साइंस के कंसेप्ट ने पाकिस्तानी मिसाइलों की बाट लगा दी। थोड़ी देर पहले एक न्यूज़ चैनल हम देख रहे थे, उसमें पाकिस्तानी सेना के जो मेन ऑफिशियल थे वो ये बता रहे थे कि उनको S-400 की सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में कोई चीज़ समझ में नहीं आई। भाईजान, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं, उसे कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? डॉपलर इफेक्ट। अरे हाँ, वही क्लास 11th वाला। लेकिन सॉरी, आपने तो 11th करी नहीं होगी, लेकिन आप लोगों ने ज़रूर करी है। और अगले 3 मिनट में आप रिवाइज करने वाले हो कि S-400 सिस्टम में डॉपलर इफेक्ट किस तरीके से काम करता है और कैसे ये पूरा का पूरा सिस्टम उस मिसाइल को ट्रेस करने से लेकर उसको फाइनल डिस्ट्रॉय करने तक किस किस तरह से एक्ट करता है। लेकिन इसके पहले अगले 1 मिनट में समझो डॉपलर इफेक्ट। अब देखो, ये लाइट वेव में भी काम करेगा, साउंड वेव में भी काम करेगा। एक है सोर्स जहाँ से वो लाइट या साउंड निकल रही है, और दूसरा ऑब्जर्वर जो कि इसको रिसीव कर रहा है। अगर दोनों स्थिर हैं, ना ये भाग रहा है ना ये भाग रहा है, तो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी की लाइट या साउंड ये ऑब्जर्वर रिसीव करेगा। लेकिन अगर ये दोनों रिलेटिव मोशन में हुए और ये सोर्स ऑब्जर्वर से दूर गया तो घटी हुई फ्रीक्वेंसी की एनर्जी मिलेगी, और अगर ये उसके पास आ गया ऑब्जर्वर के तो बढ़ी हुई फ्रीक्वेंसी की एनर्जी मिलेगी। जैसे ही कोई पाकिस्तान का जो भी मिसाइल है या कुछ भी है, एयरक्राफ्ट है, वो इस सर्विलेंस रडार के संपर्क में आता है, इसकी रेंज में आ जाता है, जो कि लगभग 600 किलोमीटर के आसपास होती है। जैसे ही वहाँ से कोई भी चीज़ एंटर की और उसके रेंज में आ गई, वैसे ही इसका ये पूरा पता लगा लेता है। कैसे लगाएगा? पहले तो ये पता लगाएगा कि ये मिसाइल इस रडार की तरफ आ रही है या फिर इससे दूर जा रही है। एक हाई फ्रीक्वेंसी की अल्ट्रासोनिक वेव जो कि आपके कानों को सुनाई नहीं देती, ये इस रडार से छोड़ी जाती है उस डायरेक्शन में जो कि उस मिसाइल की संभावित डायरेक्शन हो सकती है, और उस मिसाइल से यही चीज़ जो छोड़ी गई थी टकरा के वापस आ जाएगी, ये अल्ट्रासोनिक वेव। अब 2 में से एक चीज़ होगी। मान के चलिए ये जो मिसाइल है इसके नज़दीक आ रही है तो बढ़ी हुई फ्रीक्वेंसी मिलेगी। डॉपलर इफेक्ट बताया ना कि अगर सोर्स पास आ रहा है तो बढ़ी हुई फ्रीक्वेंसी मिलेगी, अगर दूर जा रहा होता तो घटी हुई फ्रीक्वेंसी मिलती।
अब ऑब्वियस सी बात है कि ये मिसाइल इसके पास आ रही है तो बढ़ी हुई फ्रिक्वेंसी मिलेगी। अब इस बढ़ी हुई फ्रिक्वेंसी का ये करेगा क्या? क्या इसका अचार डालेगा? बिल्कुल भी नहीं। इस इक्वेशन में वैल्यूज़ को पुट किया जाएगा। ये FTX वो फ्रिक्वेंसी है जो कि शुरू में इस रडार ने छोड़ी थी, और FD ये जो ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी है, और जो बढ़ी हुई फ्रिक्वेंसी मिली, दोनों के बीच के डिफरेंस को, अर्थात बड़ा माइनस छोटा, इस चीज़ को यहाँ रख दिया जाता है। C है स्पीड ऑफ लाइट और नीचे है 2 तो आप जानते ही हो। इससे ये पता कर लिया जाता है कि पहले तो हमें यही पता है कि वो मिसाइल नज़दीक आ रही है और कितनी रफ्तार से आ रही है, उसकी वेलोसिटी भी पता लगा ली जाती है। उसके बाद इस नतीजे पर पहुंच के कि भैया इस स्पीड से कोई मिसाइल आ तो रही है, इस S-400 की जो ये कमांड यूनिट है, इसको ये पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है। इसी कमांड यूनिट में ये डिसाइड होता है कि ये जो आने वाली मिसाइल है, इसको किस तरीके से हवा में ही मार गिराना है, हमको अपनी तरफ से कौन सी मिसाइल छोड़नी है। और ये पूरा का पूरा डिसीजन लेते हुए जो भी मिसाइल लॉन्चर लगा हुआ है S-400 में, उसमें उस मिसाइल को जिसका डिसीजन यहाँ पे लिया गया उसको लॉन्च कर दिया जाता है। और एक बार मिसाइल यहाँ से निकल गई तो अगली यूनिट इसी S-400 की जो है इंगेजमेंट रडार, वो इस छोड़ी हुई मिसाइल के पूरे रास्ते में इसको गाइड करती रहती है कि तुमको ये जो मिसाइल इस रफ्तार से आ रही है इसको मारना है और कहीं भी नहीं जाना है। तो यार इन 11वीं फेलों को तो कुछ नहीं पता, लेकिन आपको आज से ही पता चल गया कि S-400 सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे नहीं बल्कि डॉपलर इफेक्ट के ऊपर काम करता है। इसी डॉपलर इफेक्ट के ऊपर आजकल अल्ट्रासाउंड भी होते हैं। क्यों? क्योंकि जो पहले के अल्ट्रासाउंड होते थे उसमें आपका ब्लड फ्लो किस तरीके से हो रहा है वो नहीं पता चलता था। आपने कई बार टेलीस्कोप में देखा होगा, मतलब ऐसी न्यूज़ पढ़ी होगी, आप कहाँ से लाइएगा टेलीस्कोप जो है, कि कोई तारा है वो नीला हो गया है, कोई तारा है जो सूरज से भी ज़्यादा लाल हो गया है। इसके पीछे भी डॉपलर इफेक्ट है, और ये जो लाल नीला है ये कहलाता है डॉपलर शिफ्ट। अगर आपको इसके बारे में जानना हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिख के भेज दीजिए। अब जाते जाते रीजनिंग का आज एक ही सवाल करेंगे, लेकिन एक ऐसे चैप्टर से जिसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत बहुत ज़्यादा होगी आगे आने वाले UPPCS में भी, और इससे पहले जो RO पड़ेगा जुलाई लास्ट में, उसमें भी। कहा जा रहा है डिटर्मिनेशन। इसमें जो भी आपके लेटर्स इन्वॉल्व हैं इनको यूज़ करके निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आप नहीं बना पाओगे। देखो 2 ही टाइप बनते हैं, या तो कहेगा कौन सा शब्द आप बना पाइएगा या तो आप नहीं बना पाएंगे, ऐसा आपसे पूछ सकता है। तो डिटर्मिनेशन, टर्माइड, मॉडर्न ये बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि सेम लेटर इन्वॉल्व हैं। इतना आपको स्कैन करके ठीक वैसे ही जैसे अपने S-400 ने ये स्कैन कर लिया था कि ये मिसाइल किस रफ्तार से आ रही है और हमारी तरफ आ रही है, ये भी कंफर्म कर लिया था। स्कैनिंग बड़ी फास्ट होनी चाहिए। टेंडर ये नहीं बन पाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो एक बार स्कैनिंग पावर बढ़ा लो, क्योंकि ये बन जाएगा। TENDE, एक R तो है ही है तो बन गया। तो आप मदर टिक कर सकते हो। ये क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहाँ पे H लिखा है जो कि है ही नहीं है, इसलिए नहीं बनेगा। तो जो आपका शब्द ऐसा हो वो उस लेटर से बनाओ जो कि यहाँ है ही नहीं है, उसी को ढूंढना होता है बस। यार जब हमने वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली बात सुनी तो सबसे पहला ख्याल हमारे दिमाग में ये आया कि आप लोग को सबक सिखाने के साथ साथ फिजिक्स भी हम ही इंडियंस को ही सिखानी पड़ेगी। और साथ में आपके लिए 2 सवाल भी हैं। सवाल नंबर 1, आप जो ग्लोबल लेवल पे कहते हो कि हम टेररिज्म के विक्टिम हैं, तो हम लोग इंडियंस ने भी तो टेररिज्म के कैंप को ही उड़ाया है ना, तो आपको तो खुश होना चाहिए, फिर आप दुखी क्यों हो रहे हो। सवाल नंबर 2, एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आपके आर्मी ऑफिसर एक आतंकवादी के फ्यूनरल में उसकी शोक सभा में सम्मिलित हुए थे। ऐसा क्यों था, क्या आप ये बता सकते हैं? और सेम सवाल अगर आप लोगों के मन में भी आया हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिख के बता सकते हैं। एक चीज़ आपने और नहीं बताई है, हमने पिछले वीडियो में पूछा था कि कौन कौन से ऐसे साइंस के लॉज हैं जो कि आप आसान तरीके से समझना चाहते हो, उसका नाम आप लोग लिख के नहीं बताएं। प्लीज़ एक बार जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि ये सारे लॉ ऐसे हैं जो किसी ना किसी स्टेट PCS में ज़रूर कभी ना कभी पूछे गए हैं, और UPPCS और RO में इनके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है इसी की वजह से।